Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss Federal Board Class 11 Physics Chapter 4 Work and Energy Multiple Choice Questions. MCQ number 1 है जी, you push a heavy crate down a ramp at constant velocity. Only 4 forces act on the crate. Which force does the greatest magnitude of the work on the crate? हम पुश कर रहे हैं हैवी क्रेट को रैंप के ऊपर विद कांस्टेंट वेलोसिटी और जो हमारे पास फोर्सेस हैं कितनी है 4 फोर्सेस हैं जो कि एक्ट हो रही हैं ऑन द क्रेट। अब हमसे पूछेगा कि कौन सी फोर्स जो है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क को अब हमसे पूछेगा कि कौन सी फोर्स जो है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क परफॉर्म करेगी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द नॉर्मल फोर्स एंड द फोर्स यू पुशिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द फोर्स यू पुशिंग। रीजन क्या है जी? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड नॉर्मल फोर्स आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है और जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या है? परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब हमारे पास परपेंडिकुलर होगा तो एंगल क्या होगा? 90 होगा। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स वो क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो डब्ल्यू वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एफ डॉट डी या फिर एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस ऑफ थीटा की जगह जब हम कॉस ऑफ 90 लेंगे तो कॉस ऑफ 90 क्या होता है? 0 होता है। तो इसकी वजह से जो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और जो नॉर्मल फोर्स है वो 0 वर्क परफॉर्म करेंगे ऑन द क्रेट। Therefore, the force that does the magnitude of work on the crate is the force of your pushing. जिस फोर्स से हम उस क्रेट को पुश कर रहे होंगे वही फोर्स है जो कि मैक्सिमम वर्क डन करेगी। Now MCQ number 2. The force constant of wire is K and that of another wire is 3K. एक का जो फोर्स कांस्टेंट है वो क्या है और जो दूसरी है उसका है 3K. When both the wires are stretched through the same distance, if work done are W1 and W2, then W2 is equivalent to W1. W2 is equivalent to 9 times of W1. W1 is equivalent to 3 times of W2. और जो लास्ट है वो है W2 is equivalent to 3 times of W1. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, W2 is equivalent to 3 times of W1. रीजन क्या है जी? वर्क डन 1/2 kx स्क्वायर। अब जो हमारे पास k2 है वो 3 टाइम्स ऑफ k1 है। तो W1 अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा? 1/2 kx स्क्वायर और W2 हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ W1 मींस कि 3 इंटू 1/2 kx स्क्वायर। तो W2 आ जाएगा जी 3 टाइम्स ऑफ W1। Now MCQ number 3. Escape velocity on the surface of Earth is 11.2 km per second. If the mass of Earth increases to twice its value and the radius of the Earth becomes half the escape velocity is. अब जो escape velocity है वो है 11.2 km per second. अब हमसे कहा गया है कि अगर जो mass of Earth है उसको हम 2 times increase कर दें और जो उसका radius है उसको half कर दें तो हमारे पास escape velocity क्या होगी? 5.6 km per second, 11.2 km per second, 22.4 km per second और 33.6 km per second. Now correct option है option C, 22.4 km per second. Reason क्या है जी? Escape velocity का फॉर्मूला होता है जी square root of 2 multiply by g multiply by mass of earth divided by radius of earth. तो उसके लिए जो होगा हमारे पास वैल्यू 11.2 km per second. लेकिन अब हम अगर मैस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें रेडियस को हाफ कर दें तो ये क्या हो जाएगा जी? 2 इंटू जी मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय आर ई बाय 2। अब जो यहाँ पे जो 2 है इन डिनोमिनेटर 1/2 आर ई, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ एम ई डिवाइडेड बाय आर ई। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 2 GME डिवाइडेड बाय RE। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। तो 2 हम बाहर ले आए तो 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ
escape velocity जो कि है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जब हम करेंगे तो हमारे पास जो escape velocity वो आ जाएगी 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। Now MCQ number 4. An example of non-conservative force is electric force, gravitational force, frictional force and magnetic force. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फ्रिक्शनल फोर्स। Non-conservative forces are forces that do work on an object as it moves through a closed path, and the work done by these forces depends on the specific path taken by the object. जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन द पाथ टेकन। Frictional forces such as kinetic friction or static friction are example of non-conservative forces because the work done by friction depends on the distance and the path over which an object moves. अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करते हैं कि हमारा जो पाथ है वो जो हमने फॉलो किया है फॉर द मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कौन सा पाथ हमने फॉलो किया उसके ऊपर जो हमारी ये डिपेंड करती है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ एमसीक्यू नंबर 5. When the speed of your car is doubled, by what factor does its kinetic energy increase? अगर हमारी स्पीड जो है वो 2 टाइम्स हो जाती है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो किस फैक्टर के साथ इंक्रीज करेगी? स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2, 4 और 8। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 4। रीजन क्या है जी? के ई जो होती है वो होती है 1/2 mv²। अब यहाँ पे क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के साथ। तो जब हम वेलोसिटी को डबल कर दें मींस के 2 टाइम्स ऑफ v हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय 4v 4v स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम 4 को लाएंगे बाहर तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाय mv²। तो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन सी। 4 टाइम्स जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज कर जाएगी अगर हमारे पास वेलोसिटी कार की डबल हो जाए। नाउ एमसीक्यू नंबर 6. 1 horsepower is given by 746 watt, 746 kilowatt, 746 megawatt, 746 gigawatt. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 746 watt. रीजन क्या है जी? 1 horsepower is given by approximately 746 watts. Now MCQ number 7. Work is said to be negative when F and D are parallel, anti-parallel, perpendicular or at 45 degree. अब जब हमारे पास नेगेटिव कब होगा वर्क डन? जब हमारे पास F और D जो है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, क्योंकि जब एंटी पैरेलल होंगे तो हमारे पास एंगल क्या बनेगा 180। तो cos ऑफ 180 क्या होता है -1। तो जब हमारे पास F और D एंटी पैरेलल होंगे तो हमारे पास वर्क डन होगा नेगेटिव। Mathematically, work is calculated as work is equivalent to 4 into displacement into cos of theta. Now, W is equivalent to FD cos of 180. W is equivalent to minus F of D. Now, MCQ number 8. Two bodies of masses M1 and M2 have equal momentum. Their kinetic energies E1 and E2 are in the ratio square root of M1 ratio M2 स्क्वायर रूट। ऑप्शन बी है जी m1 रेशियो m2, सी है m2 रेशियो m1 और डी है जी m1 स्क्वायर रूट स्क्वायर रेशियो m2 स्क्वायर रूट स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी m2 रेशियो m1। रीजन क्या है जी? p1 इज इक्वल टू p2 और जो हमारे पास एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो E1 बाई E2 क्या हो जाएगा M2 बाई M1, क्योंकि एनर्जी जो है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो E1 बाय E2 रेशियो हो जाएगी M2 रेशियो M1। Now MCQ number 9. The atmosphere is held to by the atmosphere is held to Earth by wind, gravity, clouds, the rotation of Earth. जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से जो है वो हेल्ड की गई है तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी ग्रेविटी। रीजन क्या है जी? The atmosphere is held to Earth primarily by gravity. अब जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के ऊपर हेल्ड की गई है ड्यू टू ग्रेविटी।
ग्रेविटी क्या है जी? ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विद मास एंड इट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट विद मास इंक्लूडिंग द गैसेस दैट मेक अप अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अब ग्रेविटी क्या है? ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एग्जिस्ट करती है बिटवीन डिफरेंट मैसेज, और जो डिफरेंट मैसेज है वो आपस में एक दूसरे को पुल कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग द गैसेस। अब इवन जो हमारे पास गैसेस हैं उसमें भी हमारे पास जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट प्रिवेंट्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम ड्रिफ्टिंग ऑफ इनटू स्पेस। और इसी फोर्स की वजह से क्या हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो ड्रिफ्ट नहीं होता इनटू स्पेस। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो एटमॉस्फेयर क्या होगा? ड्रिफ्ट ऑफ हो जाएगा इनटू स्पेस। नाउ एमसीक्यू नंबर 10। If momentum is increased by 20%, then kinetic energy increases by 44%, 55%, 66%, and 77%. Correct option, option C. Reason. Now MCQ number 11. If the kinetic energy of the body becomes 4 times of the initial value, then momentum will becomes twice its initial value, becomes 3 times its initial value, or becomes 4 times its initial value remains constant. अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बॉडी की जो है वो 4 टाइम्स हो जाए ऑफ द इनिशियल वैल्यू, तो जो हमारे पास न्यू मोमेंटम होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, बिकम्स ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू। रीजन क्या है जी? काइनेटिक एनर्जी होती है जो 1/2 mv², और मोमेंटम जो होता है वो हमारे पास होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो उसका क्या मतलब है कि हमारी वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाएगी। तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो बन जाएगा जी 2 इंटू इनिशियल मोमेंटम, तो 2p। ये हमारे पास जो मोमेंटम आएगा न्यू मोमेंटम वो क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम। नाउ एमसीक्यू नंबर 12। Two bodies with kinetic energies in the ratio of 4:1 are moving with equal linear momentum. The ratio of their masses is। अब दो बॉडीज हैं जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो है वो है 4:1 और वो मूव कर रहे हैं विद इक्वल लीनियर मोमेंटम। तो अब हमने जो है उनके मैसेज की रेशियो निकालनी है 1:2, 1:1, 4:1, 1:4। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1:4। रीजन क्या है जी? काइनेटिक एनर्जी होती है जी 1/2 mv² और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p2/2m। नाउ k1/k2 हो जाएगा 4/1, और जो लीनियर मोमेंटम है वो सेम है फॉर बोथ बॉडीज। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी फॉर वन और जो काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड, उनकी जो रेशियो है वो होगी 4:1। तो अब अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 की रेशियो आ गई जो कि है 4:1, उससे जो है हम मोमेंटम की रेशियो निकालेंगे p12 डिवाइडेड बाय 2m1 डिवाइडेड बाय p22 डिवाइडेड बाय 2m2। तो जो p है वो कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास जो है वो m2/m1 आ जाएगा 4/1। तो अब जब हमारे पास m2/m1 आ गया 4/1, जब हमने m1/m2 लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये हो जाएगा m1/m2 इज इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गया फॉर द रेशियो ऑफ देयर मैसेज इज 1/4 या 1:4। Now MCQ number 13. A body of mass 5 kg is moving with a momentum of 10 kg meter per second. A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of motion of body for 10 seconds. The increase in its kinetic energy is 2.8 joule, 3.2 joule, 3.8 joule, और ऑप्शन डी है जी 4.4 joule। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 4.4 joule। रीजन क्या है जी? चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम p2 माइनस p1, और फोर्स होता है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब जो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे p2 माइनस p1 ओवर t,
तो हमारे पास P2 माइनस P1 हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम। नाउ P2 जब हमने कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा P1 प्लस फोर्स इनटू टाइम। अब इनिशियल मोमेंटम हमें दिया हुआ है 10 और जो हमारे पास फोर्स है वो दी हुई है 0.2 न्यूटन और जो टाइम है वो दी हुआ है 10। तो हम जब इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे 10 प्लस 0.2 इंटू 10 तो हमारे पास P2 आ जाएगा जी 12 kg मीटर पर सेकेंड। Now increase in kinetic energy. Now increase in kinetic energy E is equivalent to 1 by 2m times P2 square minus P1 square. नाउ जो हमारे पास एनर्जी होगी वो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय एम और जो हमारे पास P2 है वो है 12 तो P2 की जगह 12 रख देंगे और P1 की जगह जो है 10 रख देंगे तो 12 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 एम। नाउ अब मैथ हमें दिया हुआ है 5 तो मैथ्स की जगह जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे 5 kg तो 12 इंटू 5 इंटू 144 माइनस 100 तो ई हमारे पास आ जाएगा जी 4410 तो इसको हम लिख सकते हैं 4.4 जाउल। नाउ एमसीक्यू नंबर 14 if force and displacement of particle in direction of force are doubled work would be अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है अगर जो है वो हम डबल कर दें तो वर्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा डबल 4 टाइम्स हाफ या 1/4 टाइम्स। अब आपको पता है कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एफ डॉट डी या एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को डबल कर दें इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मींस कि जो हमारी फोर्स है वो हो जाए 2f और जो डिस्प्लेसमेंट d है वो हो जाए 2d तो हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या होगा 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4 टाइम्स। If the force and displacement of particle in the direction of force are both doubled, the work done would be 4 times the original amount of work. अब मैथमेटिकली इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। जब हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डबल कर दिया मतलब फोर्स हमारी होगी 2f और डिस्प्लेसमेंट होगी 2d तो 2 मल्टीप्लाई बाय फोर्स मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और 4 आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ वर्क। Now that's all about MCQs of chapter number 4. Thanks for watching. Please like my video and share my videos for the friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which we uploaded in future. Inshallah in our next video we will discuss examples of chapter number 4. Till that time take care. Allah Hafiz.